सो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अंडरराइटिंग का नेक्स्ट क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 3। आज का क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पीडीएफ में भी रहेगा। ठीक है, जो पीडीएफ में गिवन है और पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से कवर अप कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि हमारे पीडीएफ से ही कवर्ड है। हमारे पीडीएफ का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक्स कंपनी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख टू बी एंड एम with a share capital of rupees 10 lakh divided in shares of rupees 10 each। तो एक कंपनी है एक्स कंपनी लिमिटेड, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? with a share capital of rupees 10 lakhs divided in shares of rupees 10 each। तो फेस वैल्यू क्या है शेयर्स का? 10 रुपया ईच। इशूड एट पार, ये शेयर्स पार में इशू हुआ था, मतलब फेस वैल्यू में इशू हुआ था। द होल अमाउंट वाज इशूड टू द पब्लिक। द अंडरराइटिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। ए ने अंडरराइट किया फॉर 35,000 शेयर्स, बी ने अंडरराइट किया फॉर 30,000 शेयर्स, सी ने अंडरराइट किया फॉर 20,000 शेयर्स, डी हैज अंडररिटन फॉर 10,000 शेयर्स, ई ने अंडरराइट किया फॉर 3,000 शेयर्स और एफ ने अंडरराइट किया फॉर 2,000 शेयर्स। ऑल द मार्क्ड एप्लीकेशन वर टू गो इन द रिलीफ ऑफ द अंडरराइटर्स। जितना भी मार्क्ड एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? अंडरराइटर्स को मिलेगा, जैसे यूजुअली मिलता है। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? whose name they carried the application form marked by the underwriters for A का 10,000 शेयर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन था, B का 22,500 शेयर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन था, C का 20,000 शेयर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन था, D का 7,500 शेयर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन था, E का 5,000 शेयर्स का मार्क्ड एप्लीकेशन था, F का कोई मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं था। क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर रिसीव्ड ऑन फॉर्म्स नॉट मार्क्ड, मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन 20,000 है। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट showing the number of shares each underwriter had to take up। मतलब हमको स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहने वाला है हमारा क्वेश्चन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। जिस एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 था वो पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सोल्यूशन था। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट showing liability of underwriters, ब्रैकेट में लिख देंगे इन शेयर्स। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे इन शेयर्स, पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, इतना सारा कॉलम बनेगा। ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में एक टोटल का कॉलम भी बनेगा। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। अब सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में देखो कंपनी ने कितना रुपया का शेयर कैपिटल इशू किया? 10 लाख रुपया का, और एक एक शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू का है। तो डिवाइड करने में नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितना इशू किया? 1 लाख। और ये 1 लाख शेयर देखो कैसे अंडरराइट हुआ था। पहला बात, ये फुल्ली अंडररिटन था। द होल अमाउंट वाज इशूड टू द पब्लिक। द अंडरराइटिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। तो सबसे पहले लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी, तो देखो ग्रॉस लायबिलिटी कितना? ग्रॉस लायबिलिटी ए के रेस्पेक्ट में 35,000, बी के रेस्पेक्ट में 30,000, सी के रेस्पेक्ट में 20,000, डी के रेस्पेक्ट में 10,000, ई के रेस्पेक्ट में ग्रॉस लायबिलिटी 3,000 और एफ के रेस्पेक्ट में ग्रॉस लायबिलिटी 2,000। तो हम देख लेते हैं क्या ये टोटल 1 लाख हो रहा है? 35 प्लस 30 65,000, 65 प्लस 20 85,000, 85 प्लस 10 95,000 और 3 और 2 5, दैट इज 1 लाख। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस लायबिलिटी।
अब ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में देखो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो द एप्लीकेशन फॉर्म्स मार्क्ड बाय द अंडरराइटर्स, ए का मार्क्ड एप्लीकेशन 10,000 है, बी के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 22,500 है, सी के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 20,000 है, डी के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 7,500 है, ई के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 5,000 है, एफ के रेस्पेक्ट में कोई भी मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं है, मतलब एफ के बोलने पे किसी ने भी शेयर परचेज नहीं किया। तो अगर इसका हम टोटल करेंगे तो ये 10,000 और 22,500, 32,500, 20,000 ऐड करेंगे 52,500, 52,500, 7,500 ऐड करेंगे तो 60,000 और 5,000 ऐड करेंगे तो 65,000। ये हो गया। अब ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे। तो इसका लायबिलिटी 25,000, इसका आ रहा है 7,500, इसका आ जा रहा है नील, इसका आ रहा है 2,500 और ये आ रहा है 2,000 नेगेटिव। देखो ई का नेगेटिव अभी आ गया और एफ का कितना आ रहा है 2,000 पॉजिटिव। तो कुल मिला के 35,000। देखो 1 लाख में से 65,000 लेस किए तो भी 35,000 एंड हॉरिजॉन्टली सबको ऐड करके भी वही आएगा। 25,000 और 7,500 32,500 प्लस 2,500 35,000 प्लस 2,000 37,000 माइनस 2,000 35,000 पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन फॉर्म्स नॉट मार्क्ड। कितना एप्लीकेशन ऐसा था जिसपे किसी का मार्किंग नहीं था, ऐसा कितना एप्लीकेशन था जिसपे किसी का मार्किंग नहीं था, तो वो था 20,000 शेयर्स, मतलब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। लिख देंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन distributed in the ratio of देखो रेशियो बना लो। रेशियो क्या होगा ग्रॉस लायबिलिटी का, तो अगर हम लोग देखिए सबसे छोटा नंबर है 2,000 तो इसमें 3 जीरो कट करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 35:30:30:10:3:2। इसको हम लोग और छोटा कर सकते थे क्या, नहीं 3 आ जा रहा है तो 3 तो और किसी से कट होगा नहीं एक्सेप्ट 30, तो और कट नहीं कर सकते। तो फटाफट 20,000 का जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में 20,000 का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रीति बताओ कितना कितना आ रहा है। 7,000 पहला वाला, दूसरा वाला 6,000, 4,000, 20,000 को अनमार्क्ड को बांट रहे हैं, उसके बाद 2,000, 600 और 400। अच्छा जो नील आ गया उसको क्या अनमार्क्ड बांटेंगे, बिल्कुल अनमार्क्ड तो सबको बांटेंगे और इसका टोटल कितना है 20,000। इस समय डायरेक्टली अनमार्क्ड एप्लीकेशन दे दिया था इसलिए वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ा। तो 25,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 18,000, सारे 7,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो 1,500, नील में 4,000 माइनस करेंगे तो 4,000 नेगेटिव, 2500 में 2,000 माइनस करेंगे तो 500 पॉजिटिव, 2,000 नेगेटिव में 600 जब और माइनस होगा तो 2,600 नेगेटिव, 2,000 में 400 माइनस होगा तो 1,600 और 35,000 में 20,000 माइनस होगा तो 15,000। ये यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जिसका भी नेगेटिव आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी अंडरराइटर्स में। तो यहाँ पे सी का 4,000 और ई का 2,600 नेगेटिव है, मतलब कुल मिला के सरप्लस कितना है, सरप्लस किसका किसका है, सी और ई का। तो लिखेंगे सरप्लस ऑफ
C and E distributed in the ratio of 35:30, ठीक है, उसके बाद आएगा 10:2, ठीक है। तो कितना सरप्लस है? 4000 और 2600, 6600। 6600 का सरप्लस को बांटने पे इस रेशियो में बांटेंगे 35, 30, 10 और 2, मतलब बेस बन गया अब 35 और 30, 65, 75, 77 का बेस कितना आ रहा है? 3000, 2571, 4000 पॉजिटिव कर देंगे इसको, 857 नेगेटिव, 2600 पॉजिटिव, और ये कितना? और ये डैश। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने जो सरप्लस था सी और ई का जो सरप्लस था उसको हमने अल्टीमेटली क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सी और ई का जो सरप्लस था दैट इज 4000 और 2600, 6600, उसको बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और ऐसा करते समय हम लोग सी और ई को पॉजिटिव रखेंगे सो दैट उनका नील हो जाए लायबिलिटी। अब 18,000 में 3,000 माइनस होगा तो 15,000 पॉजिटिव, 1500 में 25 से 71 माइनस होगा तो कितना? 1071 नेगेटिव। देखो इसका फिर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तब तक खत्म नहीं होगा, मतलब तब तक बांटते रहना जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ये नील हो गया। 500 माइनस 857, ये 357 नेगेटिव हो गया। ये नील हो गया। ये कितना आ रहा है? 1429। और ये घुमा फिरा के देखो ये 15,000 ही आएगा। अब क्या करेंगे? सरप्लस किसका किसका लेंगे? बी और डी का। तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सरप्लस ऑफ बी एंड डी। अब किस में बांटेंगे? ए में बांटेंगे और ई में बांटेंगे, एफ में बांटेंगे। क्रेडिटेड टू ए एंड एफ in the ratio of 35:2। तो कितना आ रहा है? ये 1071 और 357 को ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल सरप्लस? 1071 और 357 को ऐड करो, पता चल जाएगा 1428। 1428 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1428 का 35/37, 1428 का 35/37, ए का आएगा 1351, ठीक है। अच्छा, जिसको आ चुका है ना उसको फिर से नहीं देना है, ठीक है। इसमें डैश दे दो, इसमें भी डैश दे दो। अच्छा सॉरी, इसको तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, 1071 पॉजिटिव करना पड़ेगा। जो नील आ चुका है उसमें डैश दे देंगे, उसको दोबारा नहीं देंगे। इसमें भी पॉजिटिव कर दो 357, इसको भी डैश दे दो, और लास्ट में कितना बचा? 77। बस अब लास्ट में चेक करेंगे फाइनल लायबिलिटी क्या आ रहा है। 15,000 माइनस 1351 कितना? 13649। ये नील, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, और ये कितना आ रहा है? अच्छा ये नेगेटिव में रहेगा, हाँ 1351। तो देखो 15,000 वो शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा, और अंडरराइटर्स ने टोटल कौन से अंडरराइटर ने कितना खरीदा वो स्टेटमेंट बना के पता चल गया। लायबिलिटी ऑफ
अंडर राइटर्स। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन बोल रहा था कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आ गया 65, अनमार्क्ड कितना आया 20। तो बताओ टोटल एप्लीकेशन आया कितना? मार्क्ड 65, अनमार्क्ड 20, तो 85। मतलब 1 लाख शेयर में 85,000 शेयर बिक गया। तो कितना शेयर ऐसा था जो नहीं बिका था? 15,000। और जो शेयर नहीं बिका वो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। और ये रहा अंडरराइटर्स में कौन कौन कितना खरीदेगा? तो ए खरीदेगा 13649, क्योंकि पब्लिक ने एक नहीं सब्सक्राइब किया बोल के अंडरराइटर ए इतना शेयर सब्सक्राइब करेगा। और क्योंकि पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब किया इसलिए एफ को इतना करना पड़ेगा, बाकी लोग का लायबिलिटी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दिस कंप्लीट सम नंबर 3। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आ जाते एक बार डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पीडीएफ में, ऑन 1 जनवरी 2023 मून लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी कितना शेयर इशू किया है? 10 लाख शेयर। द होल इशू वाज अंडरटेकन बाय ए, बी, सी एंड डी। ए 30%, बी 20%, सी 35% और डी 10%। मतलब ए कितना शेयर्स के लिए अंडरराइट करेगा? 10 लाख का 30% 3 लाख शेयर्स। बी अंडरराइट करेगा 2.5 लाख शेयर्स। सी अंडरराइट करेगा 35%, 10 लाख का 35% 3,50,000 शेयर्स। और डी अंडरराइट करेगा 10 लाख का 10% 1 लाख शेयर्स के लिए। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8 लाख शेयर। देखो यहीं से हम लोग को क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। कंपनी कितना शेयर इशू किया? 10 लाख। और एप्लीकेशन कितना आया? 8 लाख। इसका मतलब एप्लीकेशन कितना कम आया, कितना शॉर्टफॉल है, कितना शॉर्टेज है? 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स, वो 2 लाख शेयर्स कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कौन सा अंडरराइटर कितना खरीदेगा 2 लाख शेयर्स में से? तो उसके लिए स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज। ए का मार्क्ड एप्लीकेशन 1,80,000 है, बी का मार्क्ड एप्लीकेशन 2 लाख है, सी का मार्क्ड एप्लीकेशन 2,03,000 है और डी का मार्क्ड एप्लीकेशन 1,67,000 है। एक बार सारा मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल करना, कितना आ रहा है मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल? 7,50,000। तो कंपनी के पास देखो मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल 7,50,000 है। टोटल एप्लीकेशन आया 8 लाख। टोटल एप्लीकेशन 8 लाख जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन 7,50,000। तो अनमार्क्ड कितना? 50,000। और याद रखेंगे वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। तो ये सम होमवर्क में बन जाएगा डेफिनेटली। कौन सा 2 लाख? 2 लाख को बांट देंगे मतलब? देखो फिर से एक्सप्लेन करें क्वेश्चन। कंपनी शेयर कितना इशू किया? 10 लाख। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 8 लाख। तो कितना शेयर्स कंपनी इशू किया बट उसके बदले अभी तक एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया, वो सब्सक्राइब नहीं हुआ? 2 लाख शेयर्स। तो ये वो 2 लाख शेयर्स है जो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। ये 2 लाख शेयर्स कौन खरीदेंगे? अंडरराइटर्स। क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा ये 2 लाख शेयर्स, तो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। बट क्वेश्चन ये नहीं, तो वही तो हमारा फाइनल आंसर है ना, चेक करो। वही तो आंसर है हमारा, वही तो कॉन्सेप्ट है ना कि 2 लाख शेयर जो पब्लिक ने नहीं खरीदा वो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। लेकिन 2 लाख शेयर्स में कौन सा अंडरराइटर कितना खरीदेगा? यही तो हमारा चैप्टर है कि हमको स्टेटमेंट बना के निकालना है। तो फाइनली पता चलेगा कि 2 लाख शेयर्स में कौन सा अंडरराइटर कितना खरीदेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, इंडिविजुअल अंडरराइटर्स निकाल लेंगे। कंपनी शेयर कितना इशू किया? 10 लाख। एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? 8 लाख। इसका मतलब कितना शेयर्स बिक गया जो पब्लिक खरीद लिया? 8 लाख। तो कितना शेयर्स नहीं बिका? 2 लाख शेयर्स। तो वो 2 लाख शेयर जो नहीं सब्सक्राइब हुआ वो कौन खरीदेगा? जबरदस्ती खरीदेगा अंडरराइटर्स। नो, अंडरराइटर्स में कौन कितना खरीदेगा? इसी के लिए हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है। कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया? एप्लीकेशन कितना आया? 8 लाख। उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 7,50,000। तो अनमार्क्ड कितना? 50,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। और बाद में जो सरप्लस आता है वो तो एडजस्टमेंट करेंगे ही जब तक वो पूरा सरप्लस खत्म ना हो जाए। सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, कॉपी में हेडिंग दे दो फॉर्म अंडरराइटिंग, FIRM, फॉर्म अंडरराइटिंग। चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फॉर्म अंडरराइटिंग। देखो ये जो वर्ड फॉर्म है ना, फॉर्म का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्टूड फर्म विद हिज डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड।
फर्म का मतलब होता है फिक्स्ड, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं, फर्म का मतलब फिक्स्ड, फर्म अंडरराइटिंग जिसको हम लोग फिक्स्ड अंडरराइटिंग भी कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अंडरराइटर्स लोग जबरदस्ती शेयर्स खरीद रहे थे। अंडरराइटर्स ने पहले से बोल रखा था कि जितना उनका ग्रॉस लायबिलिटी है वो पूरा पब्लिक से सब्सक्राइब करवा देंगे, और अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा वो शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो जबरदस्ती अंडरराइटर्स लोग वो शेयर्स को खुद खरीदेंगे। ये अभी तक का चैप्टर चल रहा था। अंडरराइटर्स क्या बोलते हैं कि जितना शेयर्स का उन्होंने लायबिलिटी लिया है, जितना उनका ग्रॉस लायबिलिटी है, उसमें से जितना शेयर पब्लिक खरीदेगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक मान लो कुछ शेयर्स नहीं खरीदा तो वो शेयर जबरदस्ती कौन खरीद रहा था, अंडरराइटर्स। उनको खरीदने का मन नहीं था, वो तो सोच रहे थे कि पूरा पब्लिक खरीद ले, हमको अपने पॉकेट से पैसा ना लगाना पड़े। लेकिन जब पब्लिक नहीं खरीद रहा था तब कौन खरीद रहा था, अंडरराइटर्स। जैसे मान लो कंपनी 10 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने 8 लाख शेयर सब्सक्राइब किया, कंपनी 10 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने 8 लाख शेयर सब्सक्राइब किया, तो कितना शेयर्स कंपनी इशू किया, 10 लाख, पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, 8 लाख, तो कितना शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदा, 2 लाख शेयर्स। वही 2 लाख शेयर्स जबरदस्ती, मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कौन खरीद रहा था, अंडरराइटर्स। अब फर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ना, अंडरराइटर्स लोग खुद अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, अपने विश फुल के कारण वो लोग शेयर्स परचेज कर रहे हैं। तो जब अंडरराइटर अपने मन से शेयर परचेज करता है, मतलब वो पहले से बोल देता है, देखो पब्लिक कुछ भी ले, हम तो 3000 शेयर्स लेंगे ही लेंगे। अंडरराइटर ए ने बोल दिया कि हम अपने मन से 3000 शेयर्स का फर्म अंडरराइटिंग करेंगे, मतलब वो मेरे लिए रख देना। सपोज एग्जाम्पल को समझना, कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू किया 10 लाख शेयर्स, ये है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो कि कितना है, 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स में मान लो फर्म अंडरराइटिंग 3 अंडरराइटर्स के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सपोज ऐसे है 10,000, 5,000, 15,000। तो जल्दी से देखो, अंडरराइटर ए ने पहले से ही कितना शेयर बुक कर लिया अपने लिए, 10,000 शेयर्स। अंडरराइटर बी ने अपने लिए कितना शेयर बुक कर लिया, 5,000 शेयर्स। अंडरराइटर सी ने अपने लिए अपने इच्छा अनुसार कितना शेयर बुक कर लिया, 15,000 शेयर्स। इन तीनों का टोटल कितना, 30,000 शेयर्स। तो पब्लिक के लिए कितना बचा और शेयर्स, 9,70,000, 9,70,000 शेयर्स। इस 9,70,000 शेयर्स में से मान लो सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक, सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक से 9 लाख शेयर्स, 9,70,000 में से जनरल पब्लिक ने कितना शेयर्स खरीदा, 9 लाख शेयर्स। तो जनरल पब्लिक ने अपने हिस्से का कितना शेयर्स नहीं खरीदा, 70,000 शेयर्स। और क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के ये 70,000 शेयर्स किसको खरीदना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। इच्छा अनुसार खरीदना पड़ेगा कि जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। देखो यहां लिख दे रहे हैं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा अंडरराइटर्स को। पूरा कहानी समझो, एक बार समझ जाएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपनी 10 लाख शेयर इशू किया, कंपनी 10 लाख शेयर इशू किया, अंडरराइटर्स ने पहले से ही बोल रखा था, ए बोला था हम 10,000 खरीदेंगे, हम किसी को नहीं देंगे, मेरा मन है खरीदने का। बी बोल रहे हम 5,000 शेयर खरीदेंगे, सी बोल रहे हम भी 15,000 शेयर खरीदेंगे। तो इन्होंने पहले से अपना कितना स्लॉट बुक कर लिया था, 30,000 शेयर्स के लिए। तो 10 लाख में अगर 30,000 पहले से प्री बुक्ड था, तो रिमेनिंग कितना, 9,70,000 ये पब्लिक के लिए कंपनी इशू किया। कंपनी तो पब्लिक को शेयर बेचना चाहता है, लेकिन पब्लिक अगर नहीं खरीदेगा तो जबरदस्ती किसको खरीदना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। 9,70,000 में से पब्लिक ने कितना खरीदा, 9 लाख शेयर्स।
तो कितना शेयर इशू तो हुआ पब्लिक के लिए, बट पब्लिक ने नहीं खरीदा 70,000 शेयर। और क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के जबरदस्ती अंडरराइटर्स को कितना खरीदना पड़ेगा? 70,000 शेयर। मतलब अंडरराइटर्स का टोटल लायबिलिटी कितना? खुशी खुशी राजी राजी इच्छा अनुसार वो लोग 30,000 शेयर तो खरीदेंगे ही, और जबरदस्ती वो लोग 70,000 शेयर खरीदेंगे। तो कुल मिला के वो लोग इन टोटल कितना शेयर खरीदेंगे? 1,00,000 शेयर। फिर से ध्यान दो, खुशी खुशी राजी राजी अपने इच्छा अनुसार वो लोग कितना शेयर खरीदेंगे? पहले से ही बोल दिए थे किसी को नहीं देंगे। कितना? 30,000। और क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। कितना शेयर? 70,000। तो अंडरराइटर्स का लायबिलिटी कुल मिला के कितना शेयर के रिस्पेक्ट में? 1,00,000। अंडरराइटर्स लोग कुल मिला के 1,00,000 शेयर खरीदेंगे। अंडरराइटर्स लोग कुल मिला के 1,00,000 शेयर खरीदेंगे। तो 10,00,000 शेयर में से अगर अंडरराइटर्स 1,00,000 खरीद रहे हैं, मतलब ये इंप्लाइड है पब्लिक ने कितना शेयर खरीद लिया? 9,00,000। फिर से बता रहे हैं, कंपनी शेयर कितने इशू किया था? 10,00,000। अंडरराइटर्स ने पहले ही बुकिंग कर लिया, बोला किसी को नहीं देंगे, फर्म अंडरराइटिंग करेंगे। ए बोल रहा है वो 10,000 शेयर का फर्म अंडरराइटिंग करेगा, बी बोल रहा है 5,000 शेयर का फर्म अंडरराइटिंग करेगा, सी बोल रहा है 15,000 शेयर का फर्म अंडरराइटिंग करेगा। तो इन्होंने अपने लिए पहले कितना बुक कर लिया? कितना बुक कर लिया अपने लिए? 30,000 कुल मिला के। तो 10,00,000 में अगर 30,000 इधर बुकिंग हो गया तो मार्केट में पब्लिक के लिए कितना बचा? 9,70,000। मार्केट में पब्लिक के लिए बच रहा है 9,70,000। 9,70,000 में से मान लो 9,00,000 शेयर पब्लिक खरीद लिया, तो कितना और बच गया? 70,000 वो शेयर है जिसका इशू तो हुआ था, अंडरराइट भी हुआ था, और क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के जबरदस्ती अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। सोचो अगर ये 9,00,000 की जगह 8,50,000 होता, ये 9,00,000 की जगह 8,50,000 होता, तो आरजेश बताओ अगर ये 9,00,000 की जगह 8,50,000 होता, 9,70,000 में अगर पब्लिक ने 8,50,000 शेयर खरीद लिया, 9,70,000 शेयर जो इशू हुआ था पब्लिक के लिए, एक्चुअल में टोटल इशू हुआ था 10,00,000, जिसमें से पहले ही अंडरराइटर्स ने अपने लिए कितना रख लिया? 30,000। तो पब्लिक के लिए कितना बच गया? 9,70,000, जिसमें से पब्लिक कितना खरीद लिया? 8,50,000। तो पब्लिक कितना नहीं खरीदा? 1,20,000। तो अंडरराइटर्स को जबरदस्ती कितना शेयर खरीदना पड़ता? 1,20,000। और खुशी खुशी कितना शेयर वो लोग खरीदते? 30,000। तो कुल मिला के उनका टोटल लायबिलिटी कितना होता? 1,50,000। अब इसमें कुछ और बात करना है, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो तुमको क्या लगता है, कॉमन सेंस सोचो, अगर अंडरराइटर ए खुशी खुशी फॉर्म अंडरराइटिंग करेगा, खुशी खुशी शेयर परचेज करेगा, तो इसको अगर मौका दिया जाए तो ये अपने नाम का फॉर्म फिलअप करेगा कि बी के मार्क्ड एप्लीकेशन उठाएगा, सी का मार्क्ड एप्लीकेशन उठाएगा, कि अनमार्क्ड फॉर्म फिलअप करेगा? अगर ए को मौका दिया जाए, अगर ए को परमिशन दे दिया जाए, अंडरराइटर्स को पूरा फ्रीडम है, जो मर्जी वो फॉर्म उठा लो। कितना तरह का फॉर्म है पहले बताओ? इस एग्जांपल में फॉर्म कितने तरह का होगा? 4 तरीके का। एक मार्क्ड ए का, एक बी का मार्क्ड, एक सी का मार्क्ड, और जिसमें किसी का मार्किंग नहीं है वो अनमार्क्ड। 4 तरह का फॉर्म है। जल्दी से मुझको बताओ, अगर तुम अंडरराइटर ए हो और तुमको मौका है कि तुम चारों में से कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो तुम अपना नाम का ही फॉर्म फिलअप करोगे, या बी का नाम का फॉर्म फिलअप करोगे, या सी का नाम का, कि अनमार्क्ड? ऑब्वियस बात, हम अपना ही नाम का फॉर्म फिलअप करेंगे भाई, हम क्रेडिट दूसरे को क्यों दें? हम अगर शेयर खरीदेंगे तो हम अपना ही नाम का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जब अंडरराइटर्स को पूरा फ्रीडम होता है कि वो अपने नाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसको बोला जाता है क्रेडिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। और उस केस में जो फॉर्म अंडरराइटिंग होगा वो मार्क्ड होगा कि अनमार्क्ड होगा? मार्क्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हमने फ्रीडम दे दिया, अंडरराइटर तुमको जो मर्जी करना है करो, तुम्हारे पास 4 तो फॉर्म है, एक तो फॉर्म ए है, ए का नाम का मार्किंग है, एक बी का नाम का मार्किंग है, एक सी का नाम का मार्किंग है, एक अनमार्क्ड है, जो उठाना है उठा लो। तो ऑब्वियस बात है अंडरराइटर ए अपना 15-10,000 शेयर्स के लिए अपना ही नाम का मार्किंग ए वाला फॉर्म उठाएगा।
अंडरराइटर बी अपना ही नाम का मार्किंग बी वाला उठाएगा, अंडरराइटर सी अपना ही नाम का मार्किंग सी वाला उठाएगा। इसका मतलब जब अंडरराइटर्स को फ्रीडम होता है वो अपने नाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इन दैट केस बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। लेकिन जब कंपनी बोल देगा कि अंडरराइटर्स तुम लोग अपने नाम का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो तुम सोचो क्या ए बी के नाम का फॉर्म फिलअप करेगा? नहीं करेगा। अरे इनमें कंपटीशन है, तो सब कोई क्या करेगा? अनमार्क्ड फॉर्म फिलअप करेगा। इन दैट केस फॉर्म अंडरराइटिंग विल बी ट्रीटेड एज मार्क्ड की अनमार्क्ड? अनमार्क्ड। इसका मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग में दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। When the benefit of form underwriting is given to individual underwriters, when the benefit of form underwriting is given to individual underwriters, they are allowed to fill their own marked forms. When the benefit of form underwriting is given to individual underwriters, मतलब जब हम form underwriting का benefit underwriters को देते हैं तो हम उनको allow करते हैं कि अपने नाम का form fill up कर सकते हैं, और उस केस में form underwriting will be treated as marked की unmarked? आंसर है marked। लेकिन when benefit of form underwriting is not given, ए को अलाउड नहीं है अपने नाम का फॉर्म फिलअप करना, बी को अलाउड नहीं है अपने नाम का फॉर्म फिलअप करना, तब ये सब कोई कौन सा फॉर्म फिलअप किया होगा फॉर्म अंडरराइटिंग के लिए? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब यहां से क्या चीज समरी निकल रहा है? when the benefit of form underwriting is given to individual underwriters, form underwriting will be treated as marked, but when benefit is not given to individual underwriters, form underwriting will be treated as unmarked. फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटर्स पहले से ही बोल दे रहे हम लोग इतना शेयर तो खरीदेंगे खरीदेंगे। फॉर्म अंडरराइटिंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड अंडरराइटिंग। बात क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस पे फटाफट हम लोग लिख लेते हैं कुछ कुछ बातें। देखो, फॉर्म अंडरराइटिंग means that underwriters wish to subscribe a fixed number of shares। अंडरराइटर्स विश टू सब्सक्राइब मतलब वो लोग अपने इच्छा से खरीदना चाहते हैं, खुशी खुशी खरीदना चाहते हैं। विश टू सब्सक्राइब अ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स issued by the company, issued by the company। अब ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन टू इंडिविजुअल underwriters, given to individual underwriters। benefit of firm underwriting given to individual underwriters। उस केस में लिखो treat firm underwriting, treat firm underwriting as marked applications। when the benefit of firm underwriting is given to individual underwriters, treat firm underwriting as marked application। मतलब जब अंडरराइटर्स को अलाउड रहेगा, बेनिफिट दिया जाएगा अपने नाम का फॉर्म फिलअप करने का, तो जाहिर सा बात है वो लोग मार्क्ड फॉर्म ही उठाएंगे अपने अपने नाम का। लेकिन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग not given
to individual underwriters, to individual underwriters, individual underwriters, to individual underwriters. जब बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, उस केस में लिखो ट्रीट फॉर्म अंडरराइटिंग। लॉजिकली बताओ क्या ट्रीट करना चाहिए, याद करने का जरूरत नहीं है। जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो लोग कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे, मार्क्ड या अनमार्क्ड? अनमार्क्ड। ट्रीट फॉर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड applications. Treat form underwriting as unmarked application. तो फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है फिक्स्ड अंडरराइटिंग। जब अंडरराइटर्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स खुद से अपने इच्छा अनुसार खरीदना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है। और अंडरराइटर्स जबरदस्ती भी तो कुछ शेयर्स खरीदेंगे। जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगा वो जबरदस्ती किसको खरीदना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। और फॉर्म अंडरराइटिंग वो शेयर्स है, वो नंबर ऑफ शेयर्स जो अंडरराइटर्स जबरदस्ती खरीदेंगे, खुशी खुशी खरीदेंगे, खुशी खुशी खरीदेंगे। क्लियर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमको लगता है और 2 क्लास लगेगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाना।